दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, जिसका आपको इंतजार था और सभी को इंतजार था, सभी स्टूडेंट्स को इंतजार था, वो आज इंतजार पूरा हो चुका है। आरएस 2023 की वैकेंसी आ चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुका, विज्ञप्ति आ चुकी है। 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है, 31 जुलाई तक फॉर्म लिए जाएंगे। ठीक है, सितंबर या अक्टूबर में जो प्रीलिम्स के एग्जाम संभावित है। ठीक है, तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, तैयारी करते हैं। और ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। आज जो अपनी क्लास जहाँ तक हो चुकी है, तो अपने को पता है कि जो अपन किसान आंदोलन पढ़ रहे थे, किसानों के द्वारा आंदोलन करवा रहे थे राजस्थान में, तो और आगे जो किसान आंदोलन बचे हुए राजस्थान में, जिन रियासतों में जो किसान आंदोलन हुए थे, उनकी अपन बात करते हैं। तो आज अपन बात करते हैं अलवर जो रियासत में किसान आंदोलन हुए थे, उनकी बात करते हैं। ठीक है, अलवर के किसान आंदोलन। अलवर के किसान आंदोलनों की बात अगर आती है, देखिए आपके माइंड में एक ही आंदोलन मुख्य रूप से घर करता होगा, जो सब पढ़ते हो, नीमू चढ़ा किसान आंदोलन। लेकिन अपन बात करते हैं अलवर के किसान आंदोलनों की। अलवर में कौन कौन से जो आंदोलन होते हैं किसानों के द्वारा, तो 2 आंदोलन मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन नीमू चढ़ा आंदोलन थोड़ा प्रसिद्ध हो जाता है, या स्टूडेंट्स के माइंड में नीमू चढ़ा आंदोलन थोड़ा सा घर कर जाता है। देखिए, नीमू चढ़ा किसान आंदोलन होता है और एक जो मेव किसान आंदोलन होता है। ठीक है, इन दोनों की अपन बात अलग अलग तरीके से करेंगे, अलग अलग करेंगे। ठीक है, बात पहले आती है जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो अलवर में जो किसान आंदोलन होगी उनकी बात आती है। देखिए, अपन बात करते आ रहे हैं, या पहले भी आपको मैं एक बात बता चुका हूं कि जो खालसा भूमि और जागीरी भूमि अलग अलग होती है। खालसा भूमि वो होती है जो डायरेक्ट केंद्र के अधीन होती है, या डायरेक्ट उस समय राजा के अधीन हुआ करती थी। ठीक है, खालसा भूमि तो वो होती थी। जागीरी भूमि वो होती है जो सामंतों के अधीन होती थी। ठीक है, ठिकाना या जो जागीर होता था सामंतों के अधीन हुआ करता था। तो अलवर की बात करें, या अलवर के संदर्भ में अगर अपन बात करें, तो अलवर में जो जागीरी भूमि तो बहुत कम थी। अलवर में जागीरी भूमि तो 20% ही थी। ठीक है, और बात करें तो खालसा भूमि की, तो अलवर में जो खालसा भूमि थी वो ज्यादा थी, यहां तक कि 80% जो खालसा भूमि थी अलवर में। ठीक है, तो अलवर में मुख्यतः जो किसान आंदोलन होते हैं, इन जो खालसा भूमियों पर होते हैं। जागीरी भूमि पर जो कोई किसान आंदोलन नहीं होते, कोई छोटे मोटे होते होंगे, तो वहां की जो ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। बात अपन करेंगे अलवर जो रियासत में खालसा भूमि में जो किसान आंदोलन होते हैं उनकी। तो आप ये लिख लेना थोड़ा बहुत, यानी ब्रैकेट में, कि अलवर में जो जागीरी भूमि थी वो 20% थी, और जो खालसा भूमि थी वो 80% थी। जो नीमू चढ़ा और जो मेव किसान आंदोलन होता है, ये खालसा भूमियों के आंदोलन है। ठीक है, वैसे अपन पिछली क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, मुख्यतः जो आंदोलन है जागीरी भूमियों में होते हैं। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं। देखिए, नीचे लिख लेना कि जो खालसा साइड वाले में लिख लेना कि जो नीमू चढ़ा और जो मेव जो किसान आंदोलन होते हैं खालसा भूमि में होते हैं। तो ठीक है, अब बात आती है नीमू चढ़ा किसान आंदोलन की। पहले बात कर लेते हैं नीमू चढ़ा किसान आंदोलन। देखिए, ये नीमू चढ़ा नामक जो एक स्थान है, अपन बात करेंगे बानसूर तहसील में है नीमू चढ़ा। ठीक है, तो देखिए नीमू चढ़ा जो किसान आंदोलन है, जो नीमू चढ़ा है, जो यहाँ पर जो स्थान का नाम है, तो स्थान के नाम के आधार पर इस आंदोलन का नाम पड़ा है। तो नीमू चढ़ा जो यहाँ का जो राजा था, यहाँ का जो अलवर का राजा था, यानी जय सिंह था। ठीक है, यह आंदोलन होता है, इस समय राजा यहाँ पर था जय सिंह। ठीक है, और आगे अपन बात करें तो इन पहले अपन कारणों की बात कर लेते हैं। देखिए, अलवर रियासत में भूमि बंदोबस्त किए जाते हैं। ठीक है, अलवर रियासत में भूमि बंदोबस्त किए जाते हैं। 3 भूमि बंदोबस्त किए जाते हैं। जय सिंह के समय जो भूमि बंदोबस्त किया गया था वो तीसरा भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, तो इससे पहले दो भूमि बंदोबस्त किए गए थे, वो याद रखना है या नहीं रखना वो आपके ऊपर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप याद रखना चाहो तो रख लेना। 1876 में होता है, 1876 में होता है जो फर्स्ट भूमि बंदोबस्त,
और जो सेकंड या दूसरा भूमि बंदोबस्त होता है 1900 में होता है, सन 1900 में, ठीक है। और तीसरा जो भूमि बंदोबस्त होता है 1924 में होता है। इस समय में अलवर का जो महाराजा है, अलवर का राजा जय सिंह रहता है, ठीक है। एनएल टिक्को एक जो अधिकारी था, तो इसके द्वारा या जो है भूमि बंदोबस्त जो किया गया था, ठीक है। जो पहला भूमि बंदोबस्त किया गया था वो पाउलेट के द्वारा किया गया था, और जो दूसरा भूमि बंदोबस्त किया गया था वो डायर के द्वारा किया गया था। डायर को एक दूसरा अधिकारी था, वो जलियांवाला बाग वाला जो अंग्रेज अधिकारी वो डायर वो नहीं था ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो तीसरा जो भूमि बंदोबस्त 1924 में किया गया था एनएल टिक्को के द्वारा किया गया था। ये देखिए यहीं का था अलवर जो क्षेत्र, तो यहाँ का जो क्षेत्र था जो स्थानीय था, कोई पंडित जी था एनएल टिक्को, इसके द्वारा भूमि बंदोबस्त किया गया था। भूमि बंदोबस्त वो होता है कि जो फिक्स करता है कि जो यहाँ से इतना कर लगेगा, इस जो क्षेत्र पे इस कार्य पर ये कर लगेगा। जो भी टैक्स वगैरह जो होते हैं उनको फिक्स करना, जो भी कृषि से जो क्षेत्र है, जो भूमि से संबंधित जो क्षेत्र है, उनके ऊपर टैक्स वगैरह जो कर वगैरह जो निर्धारित करता है उनको भूमि बंदोबस्त कहा गया है। जो तीसरा भूमि बंदोबस्त 1924 में किया गया था एनएल टिक्को के द्वारा महाराजा जय सिंह के समय में किया गया था। ये बात ध्यान रखना। 1924 में जो भूमि बंदोबस्त किया जाता है, भू राजस्व कर बढ़ाकर 40% तक कर दिया जाता है। ठीक है। जो तीसरा भूमि बंदोबस्त की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट अपने लिए तीसरा भूमि बंदोबस्त है। मैं दो भूमि बंदोबस्त जो 1876 और 1900 में जो बताया हूँ आपको याद रखने के लिए, जो थोड़ा सा क्रम वाइज याद रखने के लिए बताया हूँ। अपन जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो आंदोलन तो तीसरे भूमि बंदोबस्त के परिणाम स्वरूप होता है। वो भूमि बंदोबस्त लागू कर दिया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप या उसका विरोध किया जाता है, तब ये जो किसान आंदोलन होता है अलवर में। तो अपन अलवर के जो किसान आंदोलनों में सबसे पहले बात करें नीमूचना किसान आंदोलन की, ठीक है। तो यहाँ पर जो जय सिंह राजा है, जो एनएल टिक्को द्वारा भूमि बंदोबस्त किए जाते हैं, इन भूमि बंदोबस्तों के द्वारा इन भूमि बंदोबस्तों में भू राजस्व बढ़ाकर 40% तक कर दिया जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो कारण अपन हर आंदोलन के पढ़ते आ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर जो भू राजस्व की जो एक निर्धारित समय जो सीमा है वो 40% तक बढ़ा दी गई, ठीक है। और बात आती है कि जो राजपूत और ब्राह्मणों की अपन बात कर रहे हैं, जो नीमूचना किसान आंदोलन है राजपूत किसानों के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। हालांकि कुछ जो जातियां थी आ जाती है, इतनी भीड़ होती है तो कुछ लोग आ जाते हैं दूसरी जातियों के भी, लेकिन मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से राजपूत किसानों के द्वारा नीमूचना किसान आंदोलन चलाया जाता है। देखिए जो ब्राह्मणों के और राजपूत जो किसान थे या राजपूतों के जो विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। जो तीसरा जो भूमि बंदोबस्त होता है एनएल टिक्को के द्वारा जय सिंह के समय में तीसरा भूमि बंदोबस्त होता है, इसके द्वारा इसके तहत राजपूत और ब्राह्मणों के जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब अधिकारों की क्या बात आएगी। राजपूत लोग जो थे या राजपूत किसान थे, उनमें से कुछ लोग सैनिक सेवा में भी थे, तो उनको जो कुछ अलग से जो जमीन वगैरह जो दी जा रही थी या माफी वगैरह की जमीन जो दी जा रही थी, भाई जो आप सैनिक सेवा में हो तो उनको कुछ विशेष अधिकार होते थे। भाई आज भी यही होता है, जो सैनिक होते हैं, जो सैनिक सेवा में होते हैं, जो आर्मी में होते हैं, उनके लिए कैंटीन वगैरह की जो व्यवस्था की जाती है, वो जो सैनिक लोग हैं अपने परिवार के खर्चों के लिए जो अपनी आवश्यकता होती है, अपने जीवन की जो भी आवश्यकता की चीजें होती है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो, जो कपड़े हो वगैरह हो, वो कैंटीन से कम रेट में या कम दामों में उनको मिल जाते हैं, जो ये सुविधा होती है। तो वहाँ उसी समय में या तत्कालीन समय में भी राजपूत जो सैनिक थे उनको इस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही थी, कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, तो इनके अधिकार छीन लिए गए इस जो तीसरा भूमि बंदोबस्त किया जा रहा था। जो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों को भी आज भी ऐसा ही होता है, या कुछ अपने को ग्रामीण क्षेत्र में सुनने को मिल जाएगा मंदिर माफी की जगह या माफी वाली जगह। तो ब्राह्मणों की जो मंदिर माफी वाली जो जगह दी गई थी ब्राह्मणों को, या उन जमीनों पर विशेष अधिकार दिया गया था, उन जमीनों को वापस छीन लिया गया था, या वो जो अधिकार था वो समाप्त कर दिए जाते हैं तीसरे भूमि बंदोबस्त के दौरान। आपको सही समझ में आ गया होगा। दूसरा कारण भी राजपूत और जो ब्राह्मणों के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं।
ठीक है। अब जो बात देखिए, जो ब्राह्मणों के विशेषाधिकार जो आज भी होता है, जो ब्राह्मण कुछ भी जो अपने बीच में कोई भी बात आती है, छोटा मोटा जो कोई विवाद हो जाता है, तो थोड़ी बहुत बात को ऊपर नीचे करके ब्राह्मण को माफ कर दिया जाता है। ठीक है, ब्राह्मण है, कोई बात नहीं है, ठीक है, तो उच्च माना जाता है ब्राह्मण को अपने जो धर्म के अंदर, ठीक है। तो उस समय में इसके जो यानी ब्राह्मणों के भी अधिकार छीने जा रहे थे, तो फिर ये लोग विरोध में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए जो अब ये जो राजा नहीं मानता है, यहाँ पर अपन पहले ही बात कर रहे हैं भाई, खालसा जो आंदोलनों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट राजा से बातचीत हो रही है या राजा के खिलाफ विरोध हो रहा है, ना कि सामंतों के खिलाफ विरोध हो रहा है। तो अब जब राजा इन बातों को नहीं मानता है और जो ये भूमि बंदोबस्त करवा देता है, अधिकार छीन लेता है, तो किसान विद्रोह शुरू कर देते हैं। जो यहाँ के लोग थे, राजपूत किसान थे, ये विद्रोह शुरू कर देते हैं। अलवर में जो नीमू-चना आंदोलन के जो दो क्षेत्र थे, ठीक है, अलवर में जो नीमू-चना आंदोलन के दौरान जिन क्षेत्रों में जो नीमू-चना आंदोलन हुआ था, उन क्षेत्रों की अपन आप बात यानी कर आप नाम लिख लेना, बानसूर और थानागाजी, ठीक है। बानसूर और जो थानागाजी है, ये दोनों वर्तमान में अलवर में तहसीलें है, ठीक है। तो ये जो दो क्षेत्रों में जो नीमू-चना वही इन्हीं क्षेत्रों में है, ठीक है। अपन वैसे मैं आपको पहले बता दिया और आगे बता दूंगा। वैसे बानसूर और जो थानागाजी वाला क्षेत्र था, इस क्षेत्र में मुख्यतः जो आंदोलन होता है, ठीक है। तो अब बात आपकी समझ में आ गई होगी, जो ये क्षेत्र है ये दो तहसीलें हैं, या उस समय में जो है दो क्षेत्र थे, बानसूर और थानागाजी। इन क्षेत्रों में जो आंदोलन होता है, राजपूतों जो किसान ज्यादा रहते हैं, संख्या राजपूत किसानों की ज्यादा रहती है। अब बात आती है आंदोलन के जो नेताओं की, जो राजपूत नेता थे उनकी भी अपना यानी नाम तो आप लिख सकते हो भाई। जो एक निम्नलिखित में से ये नेता किस आंदोलन से संबंधित रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से यानी दो नेताओं के नाम देके, जो ये नेता है जो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित रहे हैं, ठीक है। नीमू-चना किसान आंदोलन से संबंधित नेता कौन कौन थे निम्नलिखित में से, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक तो माधो सिंह था इनका जो राजपूत नेता था, गोविंद सिंह था, अमर सिंह था और गंगा सिंह, ठीक है। देखिए आप नाम लिख लेना, इजी नाम है, अपने जो स्थानीय लोगों के नाम मिल जाएंगे, कोई अंग्रेज टाइप के नाम नहीं है। तो माधो सिंह है, ठीक है, राजपूत नेता है, राजपूत किसान नेता है एक प्रकार से, तो माधो सिंह, गंगा सिंह, गोविंद सिंह और अमर सिंह, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नेता है, मुख्य नेताओं के नाम है, हालांकि नेता खूब होते हैं, सब अपने आप को आंदोलन में नेता ही समझते हैं, ठीक है, लेकिन अपन मुख्य नेताओं की बात समझ यानी बात कर रहे हैं। अब बात आती है जो उपरोक्त जो अपन बात किए हैं, जो सारे सभी चार नेता, गोविंद सिंह, अमर सिंह, माधो सिंह, ठीक है, तो और ये गंगा सिंह है, इनके जो नेतृत्व में ये जो लोग सभा करते हैं, बातचीत करते हैं, और इनके नेतृत्व में जो 200 अन्य जो किसान लोग थे इनके साथ, जो राजपूत किसान थे, वो इनके समर्थन में आते हैं और एकत्रित होके भाई जो कोई बड़ी शक्ति की हेल्प लेने के लिए भाई बाहर निकलते हैं, या प्लानिंग तैयार करते हैं भाई अपने को किसी बड़ी शक्ति की यानी हेल्प की आवश्यकता है। हर लोग करते हैं, अपन पहले भी आंदोलन के दौरान बात करते आए हैं, कोई भी जिस क्षेत्र में आंदोलन चला रहे हैं वो बड़े लोगों की सहायता के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही करते हैं। तो ये जो लोग थे, ये जो चार नेता मैं आपको बताया, माधो सिंह, गंगा सिंह, अमर सिंह और जो गोविंद सिंह, इनके साथ में 200 अन्य किसान नेता जो जाते हैं, जो क्षत्रिय सभा हो रही थी, ठीक है, राजपूतों की एक बड़ी जो सभा हो रही थी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। ठीक है, उधर भाई जो सेंटर उस समय में पड़ता था, दिल्ली के पास में पड़ता अलवर वाला क्षेत्र, तो उस साइड जाते हैं। जो इनकी जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो रही होती है, इसमें 1925 में जो सभा होती है, तो 1925 में ये लोग इस सभा में इस सभा के जो बड़े नेताओं से मिलते हैं जाकर, और जो बताते भाई हमारे ऊपर इस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ का राजा हमारी बातें नहीं मान रहा है, इस प्रकार से कर वगैरह जो टैक्स वगैरह है जो बढ़ा देता है, और जो हमारे विशेषाधिकार है ये छीन रहा है। तो ठीक है, 19 यानी जनवरी 1925 में ये सभा हो रही होती है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। इस सभा में जो यहाँ के जो चार नेताओं के नाम बताए, इनके साथ 200 अन्य किसान लोग जाते हैं, और इन जो इस सभा के बड़े नेताओं से हेल्प की मांग या सहायता की मांग करते हैं।
आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये जो सभा थी इनको बताते हैं यार हम भी राजपूत है, आप भी राजपूत हो, हमारी हेल्प आप कर सकते हो, तो हमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा, हमें कुछ जीत प्राप्त होगी, हमें कुछ सहायता मिलेगी। ठीक है, अब बात आगे आती है, एक पर्चा या एक पंपलेट प्रकाशित करते हैं, जो पर्चा छपवाते हैं पुकार। ठीक है, पुकार जो पर्चा छपवाते हैं, अपने भी यही होता है, कोई भी जो प्रचार करना होता है किसी बात का तो पंपलेट वगैरह जो कार्ड वगैरह छपवा लेते हैं। ठीक है, तो उस समय में भी ये करते हैं। तो प्रचार के लिए एक पुकार नामक जो पर्चा छपवाते हैं, क्वेश्चन बनेगा पुकार नामक पर्चा किस आंदोलन से संबंधित रहा है, तो फिर बात आएगी नीमू-चना किसान आंदोलन से। नीमू-चना किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा पर्चा रहा है, पुकार पर्चा या पुकार नामक पर्चा। बात और आगे अपन करते हैं कि किसानों की अब मांगे क्या क्या आती है। ठीक है, किसानों की मांगे अपन बात करेंगे, एक आध जो मांगे हैं इंपॉर्टेंट है, और जो यानी आंदोलनों से अलग जो मांगे हैं उनकी मैं आपको विशेष तरीके से बात बताऊंगा या बात बताने की कोशिश करूंगा। जो नॉर्मल जो बातें हैं, जो मांगे हैं, जो अन्य किसान आंदोलनों में भी मांगी जा रही थी, उनकी मैं मौखिक तौर पे आपको बात बता रहा हूं। देखिए, भू राजस्व में कमी की जाए, किसानों की मांग थी कि भू राजस्व में कमी की जाए। ये 40% तक बढ़ा दिया गया था, 40% तक बढ़ा दिया गया था, इसमें कमी की जानी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट जो मांग आप लिख लेना, भू राजस्व में कमी की जानी चाहिए। दूसरी जो मांग थी इनकी कि चराई कर में कमी की जानी चाहिए, कि हमारे पशु है, डांडे हैं, जानवर हैं, तो वो चरते हैं, उन क्षेत्रों पर भी आप कर ले रहे हो, जो ये राजा लोग हैं, जो राजा हैं या सरकार है कर ले रही है, टैक्स ले रही है, तो ये कम किया जाना चाहिए। भाई माफ तो बिल्कुल तो क्या ही कर पाएगा जब ले ही रहा है तो, लेकिन इसकी कुछ सीमा घटाई जानी चाहिए या कर या टैक्स कम किया जाना चाहिए। दो कर आपको इन दो मांगे आपको समझ में आ गई होगी। भू राजस्व में कमी, चराई कर में कमी की जानी चाहिए। बात आती है जो बेगार हर जो रियासत में करवाई जा रही थी। बेगार का मतलब मैं आपको समझा दिया था कि बिना पैसे के यानी मजदूरी करवा लेते थे या मजदूरी करवा के पैसे नहीं देते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी थी, तो बेगार समाप्त की जानी चाहिए, इसको समाप्त करने की मांग कर रहे थे। बात आती है मंदिर माफी की जो भूमि थी, ठीक है, वो वापस दी जानी चाहिए या मंदिर माफी की भूमि जब्त नहीं की जानी चाहिए। मंदिर माफी की भूमि के बारे में आपको मैं बता दिया, जो ब्राह्मण लोग होते थे उनको मंदिर माफी के नाम पे कुछ जमीन दे दिया करते थे। भाई आप ब्राह्मण हो, मंदिरों को संभालते हो, तो आप ये जो जमीन पकड़ो और इस पर आप जो खेती करो और आपका जो परिवार है इसका गुजारा भत्ता करो, पेट भरो, यानी पालन पोषण करो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप कृषि कर सकते हो। तो उसको छीन लिया गया था, या विशेष अधिकार जो दिया गया था उसको छीन लिया गया था मंदिर माफी वाला। तो इसको ये जब्त जो की गई भूमि है इसको वापस दे और जब्त नहीं करे। ठीक है, तो ये इनकी एक मांग थी। 4 मांगे हो चुकी है लगभग। एक अब जो 2 मांगे मैं आपको बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लेना भाई। जो अलग आंदोलन अपन अलवर वाले पढ़ रहे हैं, जो पिछली क्लासों में अलग अलग रियासतों में आंदोलन पढ़ रहे थे, तो उनसे थोड़ी ये भिन्न जो मांग है। ठीक है, ये अब तक जो मांगे बता रहा था मैं 4 मांगे, वो लगभग हर आंदोलन के दौरान किसानों के द्वारा मांगी जा रही थी। अब बात आती है एक आरक्षित क्षेत्र बंद किया जाए या रोध क्षेत्र बंद किया जाए। जो आरक्षित क्षेत्र है इसको रोध बोलते हैं। ठीक है, आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र की मैं बात बताने से पहले इससे आगे की एक और मांग बता देता हूं। ठीक है, फिर आरक्षित क्षेत्र को समझाने की कोशिश करूंगा। अलवर के राजा जो जय सिंह थे, इनको एक अलग ही प्रकार का शौक था। अलवर के राजा जय सिंह को सुअरों का शिकार करने का शौक था, सुअरों का शिकार करना पसंद था। ठीक है, तो अलवर महाराजा जय सिंह एक क्षेत्र आरक्षित कर रखा था या रिजर्व कर रखा था कि इस क्षेत्र में सुअर रखे जाएंगे। सुअर वो नहीं है यहाँ पे कि जो अपने यहाँ पे जो सड़कों पे घूमते रहते हैं। ठीक है, आपके माइंड में सूग आ रही होगी उनके नाम आते ही। ठीक है, लेकिन ये वो दूसरा सूर है भाई। हर कोई तो जाने से इसके सामने डरता है। इसके एक यहाँ पे नाक के ऊपर एक सींग टाइप का होता है, सल्टा देता है 2-4 आदमियों को तो आराम से सल्टा दे। ठीक है, कुछ हथियारों के बिना अगर इसका शिकार करने के लिए चले जाए तो अलवर महाराजा जय सिंह को जंगली सुअरों का शिकार करने का बड़ा शौक था। ठीक है, तो ये जो महाराजा जय सिंह थे ये एक आरक्षित क्षेत्र निर्धारित करते हैं। इस क्षेत्र में सुअर रहेंगे और इस क्षेत्र में यानी मैं सुअरों का शिकार करूंगा। अब देखो जो
सुअर, ये आपको शर्त समझ में आ गई होगी कि आरक्षित क्षेत्र बंद करें। बंद करने का भी मैं कारण बताऊंगा। जो ये आरक्षित क्षेत्र में सुअर रहते थे, जो महाराजा जयसिंह सुअर का शिकार करने जाया करता था, लेकिन अब ये जो सुअर है इतने हो जाते हैं कि ये जो आरक्षित क्षेत्र को क्रॉस करने लग जाते हैं, या आरक्षित क्षेत्र की जो सीमा होती है इसको लांघने लग जाते हैं या पार करने लग जाते हैं। ये पार करके क्या करते हैं, वहां के जो किसान होते हैं वहां उनकी जो फसलें होती हैं उन फसलों को नष्ट करने का कार्य करते हैं जो ये सुअर, ठीक है, जंगली सुअर। वहां के जो किसानों की फसलों को ये जंगली सुअर नष्ट करते हैं या खा जाते हैं एक प्रकार से। भाई जो उनमें जो खाएंगे तो खाएंगे, लेकिन जो फसलों में घुस जाएंगे, जो खेतों में घुस जाएंगे, तो इतना बड़ा जानवर होता है, तो फसल नष्ट होगी, खाएंगे जो तो खा जाएंगे, लेकिन वो नष्ट भी होगी, ठीक है, उसको चींट देंगे एक प्रकार से। अपन यही तो बोल सकते हैं जो अपन खेतों में से डायरेक्ट निकले कोई फसल से तो वो खराब हो जाती है। तो वो बात आ रही थी, तो किसान विरोध कर रहे थे, किसानों को गुस्सा आ रहा था, किसान गर्म हो रहे थे, ठीक है। तो किसानों की मांग थी कि भाई एक तो ये जो जंगली सुअर है ये आरक्षित क्षेत्र में है, इस जो आरक्षित क्षेत्र को बंद किया जाना चाहिए और हमें इन जंगली सुअरों को मारने की अनुमति दी जानी चाहिए, ठीक है। दो शर्तें बताया हूं लास्ट में, एक तो आरक्षित क्षेत्र बंद करे और दूसरी जो जंगली सुअरों को मारने की अनुमति। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि अब ये दो शर्तें जो लास्ट वाली बताया हूं, एक तो आरक्षित क्षेत्र बंद क्यों करवाते हैं, भाई इन सुअरों को नष्ट किया जाना चाहिए, इन सुअरों का सफाया किया जाना चाहिए कि आप तो शिकार के लिए पाड़ तो रखे हो यहाँ पे, लेकिन आपका जो आरक्षित क्षेत्र है इसको क्रॉस करके हमारे खेतों में घुस रहे हैं, हमारे खेतों में एंट्री कर रहे हैं और हमारी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, और हमें जंगली सुअरों को मारने की अनुमति दी जानी चाहिए, ठीक है। ये बातें आ गई होगी आपके समझ में, ये कुछ इनकी मांगे थे, ठीक है। अब बात आती है आगे कि जो राजा जयसिंह थे इन्होंने जो किसानों की ये मांगे नहीं मानी, ठीक है। राजा इन मांगों की तरफ देता है नहीं ध्यान। अगर ये किसान जो सत्य मान लेता है राजा, तो वो शिकार किसका करेगा, या आरक्षित क्षेत्र बंद कर देगा तो यहाँ पर सुअर नहीं रहेंगे, उसको तो बड़ा शौक था तो वो शिकार नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जो ये फिर जो कर वगैरह जो कम कर दे तो उसको फिर आई नहीं होगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये राजा जो इनकी जो किसानों को नहीं मानते हैं, जो राजा इन किसानों की मांगों को मानते नहीं है। अब बात आती है कि किसान अब क्या एक्शन ले। जो किसानों के नेता थे इन्होंने एक सभा की, ये एकत्रित होते हैं नीमू चढ़ा में जो बानसूर में है। देखिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ, नीमू चढ़ा शायद कुछ और कुछ बोल दिया हो तो देख लेना, नीमू चढ़ा बानसूर में है। हालांकि मुझे पता है कि नीमू चढ़ा मैंने अभी स्टार्टिंग में बानसूर में बताया था, अलवर की जो बानसूर तहसील में नीमू चढ़ा नामक स्थान है। तो नीमू चढ़ा नामक जो स्थान था यहाँ पर अब किसान नेता और किसान एकत्रित होते हैं, ठीक है। आप लिख लेना, देखिए नीमू चढ़ा के ब्रेक में बानसूर लिख लेना। नीमू चढ़ा का इतना नाम हो जाता है, आंदोलन पढ़ते हैं तभी, ये किसान आंदोलन पढ़ते हैं तभी, कि जो अलवर की जो तहसीलें हैं या और जो बड़े जो क्षेत्र है ये बानसूर वगैरह है, तो इनको अपन भूल सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भाई नीमू चढ़ा आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था, तो मान लो अगर आपको बानसूर दे दे और ऑप्शन में दे दे, जैसे बानसूर दे दे, तिजारा दे दे, तो आप फिर कंफ्यूजन में पड़ सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि नीमू चढ़ा अलवर में किस क्षेत्र में है, ठीक है। एक छोटा सा स्थान होगा, वो प्रसिद्ध हो गया, वहां पर अगर आंदोलन हुआ है तो ये थोड़ी ना कि भाई नीमू चढ़ा। अब जैसे मैं मान लो कोई मेरा गांव है तो मेरा गांव को मैं याद रखूं, तहसील का नाम ही याद नहीं रखूं, ठीक है भाई, मेरा गाँव है जो भी, और फिर राजस्थान लगा दे डायरेक्ट, तो ये थोड़ी ना हो सकता है। या फिर जयपुर लगा दे डायरेक्ट, भाई तहसील भी तो है तो तहसील का नाम भी तो याद रहना चाहिए ना। तो फिर ऐसी ही बात है। अब बात आती है 6 मई 1925 को अलवर सरकार के द्वारा, यह अलवर जो सरकार आदेश निकालती है, ठीक है। डेट याद रखना चाहो तो रख लेना। देखिए रेगुलर 2 या 3 डेट बताऊंगा तो इसलिए फिर याद तो रखनी पड़ेगी या थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि सन 1925 ही रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख ही लेना। तो 6 मई 1925 की बात है, जब मैं आपको बता दें नीमू चढ़ा में किसान एकत्रित होते हैं, सभा करने की प्लानिंग करते हैं बड़ी। तो 6 मई 1925 को अलवर सरकार को पता चलता है, राजा जयसिंह को पता चलता है कि भाई जो किसान सभा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो महाराजा जयसिंह एक आदेश निकालता है कि कोई भी सभा नहीं कर सकता है, सभा पर रोक लगा दी गई सरकार के द्वारा, और कोई भी बंदा हथियार नहीं रख सकता अपने पास, यानी
यानी जो राजा के आदमियों के अलावा, यानी जो आम आदमी है वो अपने पास हथियार नहीं रख सकता है और सभा नहीं कर सकता है, एक प्रकार से कर्फ्यू बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो वो ऐसी जो आदेश पारित कर दिया गया राजा के द्वारा, जय सिंह के द्वारा, तो आपके समझ में आ गई होगी। अब बात आती है 7 मई 1925 की, ठीक है। 7 मई 1925 तक राजा को लगा भाई यार पार नहीं पड़ रही है, ये तो किसान जो सभा करने के लिए उतारू हो चुके हैं, हो रहे हैं, ठीक है। तो 7 मई 1925 की बात है, सरकार द्वारा एक बंदा भेजा जाता है रामभद्र, ठीक है। रामभद्र नाम का, या रामभद्र ओझा, ठीक है। ओझा आप सरनाम लगा लेना, जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा वाला जो सरनेम है, तो ओझा यहाँ पे लगा लेना। रामभद्र ओझा को भेजते हैं जो अलवर सरकार वाले 7 मई 1925 को, कि यार आप जाकर बातचीत करके आओ। रामभद्र ओझा जी यहाँ पर आते हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता है, ठीक है। बातचीत का कोई हल नहीं निकलता है। लास्ट में या अंत में एक प्रयास और किया जाता है, एक बंदे को और भेजा जाता है। 14 मई 1925 की बात है। 14 मई 1925 को एक पुलिस अधिकारी था छाजू सिंह, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, डेट भी लिख लेना। ये तो 14 मई 1925 को छाजू सिंह जो पुलिस अधिकारी था, इसको जो जय सिंह भेजता है, या छाजू सिंह जी एक बार आप जाओ, आप बातचीत करना, कोशिश करना कैसे भी, अगर बातचीत नहीं हो, कोई हल नहीं निकले, तो आपका डिसीजन सर्वोपरि होगा, आपका डिसीजन उच्च होगा, आपका डिसीजन माना जाएगा। आप जो भी हो, आप जो भी डिसीजन लेना चाहो वो डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो छाजू सिंह को भेजा जाता है। 14 मई 1925 की बात है। छाजू सिंह बातचीत करने की कोशिश करता है, पार नहीं पड़ती है। छाजू सिंह, किसानों की सभा वहां पर हो रही थी, तो छाजू सिंह वहां पर फायरिंग करवा देता है, ठीक है। 14 मई 1925 को जो छाजू सिंह पुलिस अधिकारी था, इसने किसानों की जो सभा हो रही थी नेमुचना में, उन किसानों की सभा पर फायरिंग करवा दी। डेट याद रख लेना, नेमुचना हत्याकांड। ठीक है, नेमुचना हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था। छाजू सिंह जो पुलिस का अधिकारी था, ये किसानों की सभा पर नेमुचना में फायरिंग करवा देता है, ठीक है। इस जो हत्याकांड हुआ था, जो ये हत्याकांड हुआ था, 156 किसान शहीद हो जाते हैं, ठीक है। 156 किसान लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। या जो देखिए लड़े तो क्या ही थे भाई, जो छाजू सिंह जो पुलिस अधिकारी तो डायरेक्ट सभा पर अगर जो फायरिंग करवा रहा है, वो बिल्कुल निहत्ते थे जो किसान लोग थे, तो वो 156 जो किसान है शहीद हो जाते हैं। एक प्रकार से बड़ा जो हत्याकांड हो चुका था। देखिए 156 छोटी मोटी बात नहीं होती है। अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो रूपा जी और कृपा जी, दो किसान यानी जो धाकड़ किसान थे, वो शहीद होते हैं, ठीक है, बेगू में। और डाबी में जो फिर नानक जी भील और देवीलाल गुजर शहीद होते हैं। नानक जी भील और जो देवीलाल गुजर पर डाबी में जो इकराम हुसैन जो फायरिंग करवाता है, और जो बेगू में ट्रेंच जो फायरिंग करवाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वहां पर जो दो किसान शहीद हो रहे थे, यहाँ पर 156 किसान शहीद हो रहे हैं, तो बड़ी बात है। तो ये जो फिर थोड़ा सा माहौल गर्म हो जाता है और बात कुछ इस स्तर तक पहुंचती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से जो एक किसान आंदोलन उच्च स्तर पर, यानी जो एक प्रकार से प्रसिद्ध होता है, या उच्च जो नेताओं की नजरों में जाता है, नजरों तक जाता है। बात आती है गांधी जी की। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करना आप कि जो गांधी जी थे, तो गांधी जी के पास जो है बात पहुंचती है भाई यार इस प्रकार से वहां पे कोई घटना हो गई है और 156 लोग शहीद हो गए हैं, 156 लोग मारे गए हैं। तो गांधी जी का एक अखबार था या न्यूज़पेपर था, यंग इंडिया, ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ है यंग इंडिया, यंग बोले तो जवान, ठीक है। तो आप किसी भी प्रकार से याद रख लेना। तो यंग इंडिया नामक जो समाचार पत्र था गांधी जी का था। तो गांधी जी ने इस जो समाचार पत्र में इस घटना को दोहरी डायर शायरी बताया था, ठीक है, दोहरी डायर शायरी। देखिए दोहरी डायर शायरी,
कि गांधी जी को ऐसा प्रतीत हो रहा था या इस घटना को इस प्रकार से बताना चाह रहा था कि भाई यहाँ पर डायर एक बार वापस आ गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अपन देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ते हैं, उस समय आती है जो डायर, जो ये अंग्रेज अधिकारी थे उनके नाम अपन पढ़ते हैं, माइकल ओ डायर और जनरल आर डायर। तो ठीक है, तो उन्हीं की तुलना इनसे गांधी जी कहते हैं कि इसको यंग इंडिया जो समाचार पत्र था गांधी जी का, तो इसमें इस ये जो हत्याकांड हुआ था नीमूचना हत्याकांड, इसको दोहरी डायर सही बताया गया था। ठीक है, अब और बात आती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताते हैं गांधी जी। महात्मा गांधी जी इस हत्याकांड को, जो नीमूचना हत्याकांड को दोहरी डायर सही बताते हैं, और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था पंजाब में हुआ था उससे भी भयानक बताते हैं। ठीक है, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था जो पंजाब में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जनरल आर डायर और जनरल एन माइकल डायर की अपन बात करते हैं। ठीक है, देखिए इस पे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो पंजाब वाला है, इस पर जो मूवी बनी थी सरदार उधम सिंह, जो विक्की कौशल ने सरदार उधम सिंह का जो रोल निभाया था। ठीक है, ये अच्छी मूवी थी, सही बताया गया था उसमें। तो माइकल डायर की जो फिर बाद में जाके वो यानी सरदार उधम सिंह बोले या विक्की कौशल बोले तो फिर हत्या कर देता है। ठीक है, तो थोड़े से देख लेना अगर कभी मौका मिले तो आपको, अच्छी मूवी थी। तो अब बात आती है कि जलियांवाला हत्या यानी बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया था गांधी जी ने। दो बात आती है, गांधी जी इस निमुचना आंदोलन की किस प्रकार से तुलना करते हैं, एक तो दोहरी डायर शाही बताते हैं, और दूसरी जो बात बताते हैं कि जलियांवाला जो हत्याकांड है उससे भी भयानक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसकी भी अलग से आप जो तारीख लिख लेना या जो डेट लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना। देखिए एक जगह दूसरी बात को रिलेट करने से अच्छी माइंड में रह सकती है अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। देखिए जो रियासत नामक एक समाचार पत्र आता था, ठीक है, रियासत, यहाँ पर मैं मिटा के बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो रियासत नामक जो समाचार पत्र उस समय प्रकाशित होता था, तो इसमें नीमूचना जो हत्याकांड था इसको जलियांवाला यानी नीमूचना जो हत्याकांड था इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी। ठीक है, तो आप वाक्य जो लिख लेना, जो सेंटेंस आप लिख लेना या लाइन टू लाइन आप लिखना चाहो तो लिख लेना। रियासत समाचार पत्र ने नीमूचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। बात समझने की कोशिश करना वापस मैं आपको बताऊं, गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया था नीमूचना हत्याकांड को, और रियासत समाचार पत्र ने यानी नीमूचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। इंपोर्टेंट गांधी जी वाला यंग इंडिया है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नीमूचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से कौन सा समाचार पत्र करता है, तो रियासत करता है। नीमूचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक कौन बताते हैं, गांधी जी बताते हैं, यंग इंडिया समाचार पत्र में बताते हैं। नीमूचना आंदोलन को, नीमूचना किसान आंदोलन को यानी जो दोहरी डायर शाही कौन बताता है, तो गांधी जी बताते हैं यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में। ठीक है, बात यहां तक हो चुकी है। तरुण राजस्थान की बात करते हैं। तरुण राजस्थान एक समाचार पत्र था। ठीक है, तो तरुण राजस्थान समाचार पत्र का जो पहले नाम था नवीन राजस्थान था। तो नवीन राजस्थान जो समाचार जो पत्र था, ये राजस्थान सेवा संघ का जो समाचार पत्र है या पत्र था, इसका बाद में नाम बदलकर कर दिया गया था तरुण राजस्थान। तो तरुण राजस्थान ने इस जो घटना हुआ, ये जो हत्याकांड हुआ था, इसको सचित्र प्रकाशित किया था। ठीक है, सचित्र प्रकाशित का मतलब भाई देखिए आप समझ गए होंगे, सचित्र प्रकाशित करने का मतलब वह चित्रों के द्वारा इसको प्रकाशित करते हैं। 31 मई को प्रकाशित करते हैं। 14 मई को ये जो घटना होती है हत्याकांड वाली, नीमूचना हत्याकांड होता 14 मई 1925 को, लेकिन 31 मई 1925 को जो तरुण राजस्थान नामक जो समाचार पत्र है, इसने इस हत्याकांड को सचित्र प्रकाशित किया था। ठीक है सर, ये तरुण राजस्थान नामक जो समाचार पत्र है, इसका मैं आपको बता दिया थोड़े से अलग से भी जानकारी। इसका पहले नाम था नवीन राजस्थान। ये राजस्थान सेवा संघ का अखबार था या न्यूज पेपर था। ठीक है, अब बात आती है राजस्थान सेवा संघ ने इस हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति बनाई थी।
ठीक है। आरएसएस जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, या राजस्थान सेवा संघ जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पति वगैरह जो इनसे जुड़े हुए थे, हालांकि अपन यहाँ पर बात नहीं कर रहे उन नेताओं की, क्योंकि जो अलोर वाले जो आंदोलन है इनमें डायरेक्ट जो उनका जो हस्तक्षेप नहीं होता है विजय सिंह पति वगैरह का। लेकिन जो ये संघ था, जो ये राजस्थान सेवा संघ था, इसने कुछ समय यानी समर्थन दिया था, या जो भी कुछ सपोर्ट था, या समिति वगैरह बनवाते हैं जांच के लिए। ठीक है, अपन आगे और बात कर रहे हैं। जो समितियां बनती है, अब इनके जो सदस्य बनते हैं उनका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उनका नाम थोड़ा ध्यान ही रख लेना, उनका नाम थोड़ा लिख ही लेना। ठीक है, तो राजस्थान सेवा संघ ने इस हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति बनाई थी। देखिए, अब ये हत्याकांड हुआ था, जो घटना हुई थी, वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो जाती है, लोगों के नजरों में पहुंच जाती है, क्योंकि इधर गांधी जी इस अखबार में बातें छाप रहे हैं हम। ठीक है, अलग अलग जो अखबारों में बातें छप रही है, तरुण राजस्थान रियासत है, तो ऐसे भी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से बात फैल जाती है। वर्तमान में न्यूज़पेपर से पहले सोशल मीडिया बात पहुंचा देता है, लेकिन उस समय फेसबुक, इंस्टाग्राम जो वगैरह, ट्विटर वगैरह जो थे नहीं। ठीक है, तो अब बात आती है आगे, जो ये समिति बनाई थी या राजस्थान सेवा संघ ने, इस समिति के जो सदस्य कौन थे? देखिए, कन्हैयालाल कलंतरी, आप नाम लिख लेना भाई। देखिए, अपन चाहेंगे कि भाई क्लास थोड़ी सी ज्यादा टाइमिंग भी क्रॉस नहीं, यानी टाइमिंग भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और जो ऐसे जो इजी नाम है उनको आप मौखिक तौर से मैं बताने की कोशिश करूँ तो आप लिख सकते हो। ठीक है, वो कोई टफ नाम हो तो उसको मैं बोर्ड पे लिखने की कोशिश करूंगा। तो कन्हैयालाल कलंतरी की अपन पहले से बात करते आ रहे हैं। तो इस समिति के सदस्य, यानी राजस्थान सेवा संघ के द्वारा जो समिति बनाई गई थी इस घटना की जांच के लिए, उस समिति के जो सदस्य थे कन्हैयालाल कलंतरी, लादूराम जोशी, हरिभाई किंकर। ठीक है, 3 सदस्यों के नाम पड़े हैं, 3 सदस्यों के नामों की बात किए हैं, 3 सदस्यों की अपन बात किए हैं। ठीक है, कन्हैयालाल कलंतरी, हरिभाई किंकर और लादूराम जोशी। जो हरिभाई जो किंकर है, राजस्थान सेवा संघ के जो संस्थापक लोग रहे थे उनमें से एक रहे हैं। ठीक है, हरिभाई किंकर राजस्थान सेवा संघ के संस्थापकों में से एक थे। तो 3 लोगों की आपने नाम लिख लिया होगा, मुझे आशा है, या आपको समझ में आ गई होगी बात। राजस्थान सेवा संघ इस हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति बनाती है और 3 लोगों को इसका सदस्य बनाया जाता है, हरिभाई किंकर, लादूराम जोशी, कन्हैयालाल कलंतरी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब बात आती है आगे, इस समिति बनाई जाती है, राष्ट्रीय स्तर पर भी इस समिति के लिए यानी इस जो हत्याकांड के लिए एक जांच आयोग बनाया जाता है, एक समिति बनाई जाती है, मणिलाल कोठारी समिति। नाम लिख लेना समिति का। मणिलाल कोठारी समिति। बात राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाती है, तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर है ये जो समिति है, तो आप लिखना पूरा सेंटेंस, राष्ट्रीय स्तर पर इस हत्याकांड की जांच के लिए मणिलाल कोठारी समिति बनाई जाती है। ठीक है, मणिलाल कोठारी समिति के जो सदस्य है या सचिव बनाए जाते हैं, रामनारायण चौधरी बनाए जाते हैं। मणिलाल कोठारी समिति के जो सचिव है रामनारायण चौधरी, जिसकी बात या जिनकी बात अपन पहले से करते आ रहे हैं, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक समिति बनाई जाती है, हरिभाई किंकर, लादूराम जोशी, कन्हैयालाल कलंतरी उसके सदस्य बनते हैं, और जो राष्ट्रीय स्तर पर मणिराम कोठारी समिति बनाई जाती है इस जो हत्याकांड की जांच के लिए, इसके जो सचिव बनाए जाते हैं रामनारायण चौधरी बनाए जाते हैं, RN चौधरी। ठीक है, अब बात आती है आगे, रामनारायण चौधरी ने इस घटना यानी जो ये घटना हुई थी, सबसे पहले इसको हत्याकांड रामनारायण चौधरी ने कहा था। ठीक है, नाम लिखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है। देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करना, जगह कम, मैं बीच में यहाँ पे स्पेस कम दे दिया, मैं एरो लगाया हूँ यहाँ पे। तो हत्याकांड रामनारायण चौधरी हत्याकांड, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि रामनारायण चौधरी का हत्याकांड हुआ था या हत्या हुई थी। रामनारायण चौधरी ने जो नीमूचना किसान जो घटना हुई थी, नीमूचना हत्याकांड हुआ था, इसको सबसे पहले कहा था हत्याकांड। ये हत्याकांड जो नाम जुड़ाया आगे, हालांकि जो फिर जो गवर्नमेंट ने अभी कुछ मांग उठाई थी, भाई जो ये हत्याकांड है, जो कांड है, इसको जो कांड वगैरह जो होते हैं, भाई जो
इसका नाम चेंज किया जाना चाहिए, बदला जाना चाहिए। ठीक है, जैसे वो काकोरी कांड हुआ था तो उसका नाम बदलने की भी कोशिश की थी भाई, सरकार ने हवाला दिया था भाई इस पर ये अजीब सा नाम लगता है भाई, ठीक नहीं है ये, नरसंहार बोला जाना चाहिए। इस प्रकार की जो मांगे उठी थी। तो देखिए ये बातें तो खैर वो तो सरकारों का काम है, लेकिन अपन यहाँ पे बात कह रहे हैं कि जो ये नीमूचना जो हत्याकांड हुआ था, इसको सबसे पहले, या जो ये घटना हुई थी नीमूचना वाली, इसको सबसे पहले जो हत्याकांड किसने कहा था, तो रामनारायण चौधरी ने कहा था। अब और आगे अपन बात करते हैं बाद में, या फाइनली अब सरकार पर दबाव आता है। ठीक है, जब भी बड़े आंदोलन होते हैं, वर्तमान में भी ऐसा ही होता है, 10-5 दिन तक आंदोलन चलते हैं, फिर जो आंदोलनकारी कुछ बड़ी शक्ति की सहायता प्राप्त कर लेते हैं, या जो आंदोलन बड़े स्तर पर चलाते हैं, तो सरकार फिर बैकफुट पर आती है। सरकार को कुछ फायदा दिखता है या फिर नुकसान दिखता है, तो फिर उस आंदोलन को दबाने की कोशिश करती है, या तो फिर कोई चुनाव का लोड आ रहा हो, इलेक्शन का लोड आ रहा हो, तो फिर सरकार मानने को मजबूर हो जाती है। फिर भाई जनता की सुर्खियां बटोरने की कोशिश करती है सरकार, भाई हमने आपकी मांग मान ली है, तो जो प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं सरकार के पक्ष में आ जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, वो फिर सबके अपने अपने विचार होते हैं। ठीक, तो वैसे ही सरकार के ऊपर दबाव आता है उस समय में भी। इस हत्याकांड के बाद जो समितियां बनती है उनके दबाव से, ठीक है, जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो न्यूज वगैरह निकलती है, इनके माध्यम से जो सरकार के ऊपर दबाव आता है, तो सरकार की तरफ से एक आयोग बनाया जाता है, एक समिति बनाई जाती है। तो उस आयोग के जो सदस्य कौन कौन बनते हैं, एक तो छाजू सिंह बनता है इस जो समिति का सदस्य, रामचरण और सुल्तान सिंह बनता है। ठीक है, अलवर सरकार पर अंततः दबाव आता है और अलवर सरकार जांच आयोग बनाती है। जांच आयोग के सदस्य आप लिख लो, मैं आपको बता रहा हूं। छाजू सिंह आते हैं जांच आयोग के सदस्य के रूप में, सुल्तान सिंह आता है, और एक रामचरण आता है। छाजू सिंह, रामचरण और सुल्तान सिंह। ठीक है, तो नाम तीनों के आपको मैं बता दिया, आपने लिख लिया होगा नाम इनका। आगे बात करते हैं, राजा स्वयं जय सिंह को लगता है कि यार अब पार नहीं पड़ने वाली है, जो अपन समिति बना के भेजे हैं इससे हल नहीं निकला समस्या का, समस्या बढ़ती जा रही है। तो राजा को लगा यार अब मेरे को खुद को जाना चाहिए। राजा खुद बैकफुट पर आता है, आगे बढ़कर किसानों के पास जाता है और किसानों से समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आती है। तो राजा खुद जाता है किसानों के पास, और किसानों के पास जाकर 18 नवंबर 1925 को किसानों से समझौता कर लेता है और कुछ शर्तें रखी जाती हैं। ठीक है, 18 नवंबर 1925 को राजा खुद जाता है और किसानों से समझौता कर लेता है और कुछ शर्तें रखता है। अब शर्तें आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो वो भी आप वापस लिखने की कोशिश करना। देखिए, पुराना जो भूमि बंदोबस्त है वो ही लागू रहेगा। एनुअल टिक्का की अपन बात किए थे, तो राजा खुद कहता है कि भाई जो भी एनुअल टिक्का बंदोबस्त तैयार किया था या बंदोबस्त लागू किया था, वो बंदोबस्त अपन कैंसिल कर रहे हैं। एनुअल टिक्का द्वारा जो लगाया गया, जो स्थायी किया गया, जो बंदोबस्त था, भूमि बंदोबस्त था, फिक्स किया गया जो भूमि बंदोबस्त था, या लागू किया गया भूमि बंदोबस्त था, इसको अपन नहीं मानेंगे और उसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक शर्त रखी जाती है। ठीक है, पुराना भूमि बंदोबस्त लागू रहेगा, ये आप सीधे मान सकते हो। जो अब और जो शर्त रखी जाती है कि नेता जो आंदोलन के दौरान जो बड़े नेता जो गिरफ्तार किए गए थे, उन नेताओं को रिहा किया जाना चाहिए। तो राजा उन नेताओं को रिहा कर देता है। ठीक है, ये बात जो आ गई, या दूसरी शर्त ये होगी। तीसरा जो है भाई, जो आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए थे, जो ये हत्याकांड हुआ था, इस जो हत्याकांड में जो शहीद हुए थे, 156 लोग शहीद हुए थे, इनके जो परिजन है, ठीक है, शहीदों के मृतकों के जो परिजन हैं, उनको कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए। ठीक है, आज भी यही होता है भाई, जो कोई सैनिक शहीद हो जाता है, जो कोई शहीद हो जाए, शहीद का दर्जा किसी को दिया जाता है, उसको कुछ मुआवजे के रूप में, कंपनसेशन के रूप में कुछ दिया जाता है। तो इनकी भी ये मांग थी भाई, कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए शहीदों के जो परिजनों को।
तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि वह 128 रुपए, ठीक है, ये देखिए इतनी बात शायद नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको फिर भी याद रख लेना चाहिए 128 रुपए उस समय में काफी हुआ करते होंगे। तो 128 रुपए एक एक मृतक या एक एक शहीद के परिजनों को दिए जाते हैं, ऐसा अपने को उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये बात कंप्लीट हो चुकी है नीमू चना किसान आंदोलन की। बड़ा आंदोलन था अलवर क्षेत्र का, इंपॉर्टेंट आंदोलन था, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट आंदोलन है, जो प्री और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है नीमू चना किसान आंदोलन। ठीक है, नीमू चना किसान आंदोलन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहना चाहूंगा। तो आपको याद रखना चाहिए जो सभी फैक्ट्स की अपन बात की हैं, जो समितियां बनी हैं, उनके जो सदस्य हैं वो तो अपने को मुख्यतः याद रखना ही चाहिए। अब बात आती है अलवर क्षेत्र का एक और अपन किसान आंदोलन पढ़ते हैं, मेऊ किसान आंदोलन। थोड़ी सी मैं बेसिक इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश करूं। जो मेऊ किसान आंदोलन था यह मेऊ जाति के द्वारा चलाया गया था। मेऊ मुख्यतः मुस्लिम थे और इनकी भी अपन बात करें तो इनके लिए ऐसा कहा जाता है जो मेऊ थे ये हिंदुओं से निकल कर अलग होकर मुस्लिम बनते हैं, मेऊ मुस्लिम बनते हैं। मुस्लिमों द्वारा शुरू होता है, किया जाता है। देखिए ये शुरू होने का सन है 1932। अपन बात करेंगे किस प्रकार से शुरू होता है। ठीक है, तो 1932 में यहाँ पे एक बार फर्स्ट आपको मैं बता देता हूँ। 1932 में शुरू होता है, आप लिख लेना, मुस्लिमों के द्वारा ये शुरू किया जाता है, मेऊ जाति के मुस्लिमों के द्वारा। जो मेऊ मुस्लिम जो पहले हिंदू थे, ठीक है, मेऊ मुस्लिम हिंदू थे, हिंदुओं से ये मुस्लिम बन जाते हैं। ठीक है, धर्म चेंज कर लेते हैं। देखिए बातें ऐसी होती हैं, जो आजादी के समय की भी बात यही है कि भाई जो इधर वाली जो सीमा क्रॉस करके उधर चले गए, पाकिस्तान की तरफ चले गए, जो फिर कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। ठीक है, तो ये ऐसे जो बातें होती है, जो ये धर्म है, लेकिन अपने जो क्षेत्र की जो क्रियाएं हैं, जो प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, उनको ये छोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जो कृषि वगैरह कर रहे थे जो किसान जो है, तो ये अपने जो अबे हिंदू थे पहले, लेकिन मुस्लिम जो धर्म अपना लेते हैं, तो क्रियाकलाप तो लगभग वही रहेंगे। मैं धर्म चेंज किया है, ये थोड़ी ना भाई हर चीज चेंज हो जाती है धर्म के साथ साथ, कुछ क्रियाकलाप तो वो ही रहते हैं पहले वाले। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन, जो इनके क्षेत्र की बात करें, जो मेऊ जो किसान आंदोलन हुआ था, ये मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है। मेवात, जो पहले बात करते हैं मेवात में होता है, जो इसका जो क्षेत्र लगा, ठीक है, क्षेत्र मेवात में शुरू होता है। अब मेवात में कौन कौन सा क्षेत्र आता था, उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेवात में उस समय में जो कौन कौन सा क्षेत्र आता था, अलवर का कुछ भाग आता था, भरतपुर का कुछ भाग आता था, और जो गुड़गांव का कुछ भाग आता था। अब बात आएगी भाई गुड़गांव, आपके माइंड में आ सकता है भाई ये तो राजस्थान में पड़ता ही नहीं है, अलवर में पड़ता ही नहीं है। गुड़गांव वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मेवात क्षेत्र के ब्रैकेट में लिख लेना, अलवर, भरतपुर और गुड़गांव वाला जो क्षेत्र था, ये मुख्य क्षेत्र रहा था मेऊ किसान आंदोलन का। अब और आगे बात करें तो देखिए उस समय जो पंजाब वाला जो क्षेत्र था, ये राजस्थान का जो ये क्षेत्र था, अलवर वाला जो क्षेत्र था, और एक हरियाणा का जो गुड़गांव वाला जो क्षेत्र था, इन जो क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से ये जाति रहती थी, ये जो मेऊ ये जो जाति थी। ठीक है, अब आगे और बात करने की कोशिश करें कि अलवर क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्रों में जो ये आंदोलन होता है। भाई अलवर के भी अपन पर्टिकुलर जो क्षेत्र देखें तो अपन अलवर के संदर्भ में, अगर राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो अपन अलवर की बात करेंगे। ये मुख्य रूप से मेवात के जो मैं आपको नाम बता दिया कौन कौन से क्षेत्र थे। अब अपन राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे, एग्जाम की दृष्टि, राजस्थान की एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे तो अलवर के क्षेत्र में पढ़ना पड़ेगा। तो अलवर की जो तिजारा, रामगढ़ जो क्षेत्र, तिजारा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और किशनगढ़ वाले क्षेत्र हैं, इनमें होता है। ये लिख लेना आप। ठीक है, ये जो बात है, अलवर वाला जो क्षेत्र था, इनमें तिजारा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और किशनगढ़ क्षेत्रों में यह आंदोलन होता है। अब बात आती है किसानों की क्या मांगे थी।
किसानों की लगभग मांगे वही होती है। अपन बात करें, देखिए किसानों की मांग थी, फिर मैं आपको मौखिक बताने की कोशिश करूंगा, आप लिखने की कोशिश करना। फर्स्ट जो इनकी मांग थी कि जो अकाल पड़ता है उसके समय भू राजस्व जो भू राजस्व है इनमें छूट दी जानी चाहिए। ठीक है, अकाल के समय भू राजस्व में छूट दी जानी चाहिए। एक मांग ये रहती है इनकी, भाई अकाल पड़ता है तो हमारे पास खाने के दाने नहीं होते हैं, हमारे पास जो खेती वेती भी सही तरीके से नहीं हो पाती है, अकाल पड़ा हुआ है, हम आपको भू राजस्व कैसे दें, खेती हो रही नहीं है, आप भू राजस्व लेने को तैयार हो जाते हो, तो उनमें आपको छूट देनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट मांग है, किसानों की मांग है। आयात निर्यात में कमी की जानी चाहिए, जो सेकंड जो मांग रहती है इनकी, जो सेकंड डिमांड रहती है, जो दूसरी मांग रहती है, आयात और निर्यात में कमी, कि हम यहाँ से कोई सामान दूसरी जगह बेचते हैं यानी कि निर्यात करते हैं, उनमें जो कर लगता है या कर आप लेते हो इसमें कुछ आप छूट देने की कोशिश करो। आयात की बात आती है, हम दूसरी जगह से कुछ सामान लाते हैं, माल लाते हैं, उसमें जो आप कर लेते हो उसमें कुछ छूट दी जानी चाहिए, ये दूसरी मांग होती है इनकी। तीसरी जो मांग है वो जो सभी आंदोलनों में, सभी रियासतों में, सभी किसानों के द्वारा की जा रही थी, बेगार प्रथा, बेगार समाप्त की जानी चाहिए। ठीक है, और अपन बात करते हैं कि जो इनकी मांग रहती है, जंगली सुअरों को मारने की अनुमति दी जानी चाहिए। वही बात जो अभी नींबू चना के दौरान अपन पढ़ रहे थे, तो जंगली सुअर वहां पे जो फसलों को नष्ट कर रहे थे, तो जंगली सुअर परेशान कर देते हैं, तो जंगली सुअरों को मारने की अनुमति मांग रहे थे। अब जो और बात आती है सार्वजनिक कार्य, ठीक है, जैसे आज भी देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ, इनकी जो मांग सार्वजनिक कार्यों के लिए जो भूमि जब्त की जा रही है वो उसकी सती पूर्ति दे। ठीक है, सार्वजनिक कार्यों के लिए जो भूमि जब्त की जा रही है उसकी सती पूर्ति दे या मुआवजा दे। अब बात में समझाऊं, सार्वजनिक कार्य मतलब आज जो सरकार होती है, सरकार को किसी कंपनी को इनवाइट करती है, भाई आप यहाँ पर आइए, हमारे यहाँ पर आप उद्योग लगाइए, इंडस्ट्री लगाइए। कंपनी कहती है कि भाई हमें जमीन चाहिए, एक साथ बड़ी मात्रा में, बड़े तादाद पे या बड़ा एक क्षेत्र चाहिए कंपनी लगाने के लिए, इतनी जमीन कहाँ से दे, किसान लोग देने को तैयार नहीं है कंपनी वालों को, तो सरकार दबाव डालती है किसानों पर, ये जमीन यानी जबरदस्ती ली जाती है एक प्रकार से। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है इस जमीन लेने के बदले में किसानों को मुआवजा दे देती है। ठीक है, क्षतिपूर्ति दे देती है और एक साथ इतनी जमीन कंपनी को दे देती है। ठीक है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में जो किसानों द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि उनकी जो डीएलसी रेट के आधार पर जमीन के जो पैसे वगैरह जो मुआवजा दिया जाता है, और वो किसान भाई ज्यादा पैसे मांगने को तैयार रहते हैं, भाई ज्यादा पैसे मिलना चाहिए, तो इस प्रकार से जो मुआवजा मांग रहे थे उस समय में भी, जैसे आज भी कोई इंडस्ट्री लगाता है, कोई कंपनी आकर कोई रोड निकल जाती है, बड़ी जो हाईवे निकल रहा है, किसानों की जमीन चली जाती है। जैसे राजस्थान में बात करें, जैसे रिंग रोड बन रही है राजस्थान में, ठीक है, तो ये जयपुर वाला जो क्षेत्र है, तो रिंग रोड में जो किसानों की जो जमीनें गई है, तो उस जमीनों को बदले में उनको मुआवजा दिया गया है, जो साइड में उनको जमीनें दी गई है। तो इस प्रकार से जो ये क्षतिपूर्ति मांग रहे थे। ठीक है, तो ये मांगे थी इनकी। अब बात आती है कि ये कुछ बातें अभी तक मानी नहीं जाती है, कुछ हल नहीं निकल रहा है समस्या का, तो फिर कुछ दो संगठन थे इनके। ठीक है, जो मुस्लिम समुदाय के जो दो संगठन थे, ये जो संगठन यानी हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफेयर करते हैं इस आंदोलन के दौरान। एक जो संगठन था अंजुमन खादिम उल इस्लाम, मैं नाम लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम 1923 में बना था। ये जो 1923 में जो ये संगठन बना था, अंजुमन खादिम उल इस्लाम। एक जो और संगठन था जो अभी कोविड के दौरान चर्चा में आया था। ठीक है भाई, कोविड फैलाने का इस प्रकार की जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, तो वो जो संगठन था जमीयत तबलीग उल इस्लाम। ठीक है, ये जो दो संगठन थे, अंजुमन खादिम उल इस्लाम, ये बनता है 1923 में, और जो दूसरा संगठन है जमीयत यानी जो जमीयत तबलीग उल इस्लाम, 1927 में बनता है। ये दोनों संगठन है इस जो आंदोलन के दौरान इंटरफेयर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं।
अब ये जो संगठन है, बड़े संगठन है, ये एंटरफेयर करेंगे तो इनकी मांगे अलग हो जाती हैं, ठीक है। इनकी जो मांगे, जो डिमांड्स होती हैं वो अलग हो जाती हैं। ये जो मांगे हैं वो बिल्कुल हटके हैं, मैं बताने की कोशिश करूंगा, आप लिखने की कोशिश करना। इनकी जो फर्स्ट मांग रहती है कि मस्जिदें हैं उनके ऊपर जो सरकारी नियंत्रण था उस समय, तो वो जो सरकारी नियंत्रण से बाहर की जानी चाहिए, ठीक है। ये जो संगठन इस आंदोलन में एंटरफेयर करते हैं, मेमो जाति के जो किसान थे इनका जो समर्थन तो करते हैं लेकिन मांगे अलग प्रकार से करते हैं। फिर पहले मैं अलग बता रहा था, अकाल के समय भू राजस्व में छूट है, बेगार समाप्त की जानी चाहिए, सुअर मारने की अनुमति दी जानी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मांगे थी, सार्वजनिक कार्यों में जो जब्त की गई भूमि की क्षतिपूर्ति या मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन अब ये जो संगठन एंटरफेयर करते हैं इसके बाद में मांगे अलग होती है। मांगे जो मैं बता रहा हूँ आपको लिखना कि इनकी जो मांग थी, मस्जिदें सरकारी नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए, ठीक। फर्स्ट जो इनकी डिमांड या मांग रहती है, लिख लेना। जो दूसरी डिमांड है, मांग रहती है कि उर्दू को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जय सिंह इधर अलवर में हिंदी को जो इनकी राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश कर रहे थे, बना दी थी, ठीक है। तो ये उर्दू को यानी राष्ट्रभाषा यानी उर्दू को बढ़ावा देने की कोशिश की मांग कर रहे थे कि उर्दू को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब जो बात और आती है, इनकी जो मांग आती है कि जो मुसलमानों को, जब मुस्लिमों को नौकरी में ज्यादा संख्या में शामिल किया जाना चाहिए। एक प्रकार से जो आरक्षण मांग रहे थे, जो आप नौकरी में जो वैकेंसी निकालते हो, जो नौकरी में जो लेते हो लोगों को, उनमें जो मुस्लिम लोगों को ज्यादा संख्या में लिया जाना चाहिए। आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब जो इनकी और एक मांग रहती है कि मुसलमानों के लिए, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए अलग से स्कूल खोले जाने चाहिए। ये इनकी मुख्य मांगे हो जाती हैं, जो ये जो संगठनों के बाद में, संगठनों के एंटरफेयर या हस्तक्षेप के बाद में, इन मांगों के बाद आंदोलन हिंसक व संप्रदाय हो जाता है। आपको भी लग रहा होगा, देखिए जो मांगे हैं, मांगे कुछ अलग ही प्रकार की है। अब मांगे देखिए, जो बेगार वगैरह की जो होती तो कुछ कोशिश भी करते हैं, लेकिन अभी जो मांगे हैं वो अलग ही प्रकार की हो गई, क्योंकि अब ये धर्म से रिलेटेड मांगे हो रही है। यह अलग से स्कूल, मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में ज्यादा संख्या में शामिल किया जाना चाहिए, उर्दू को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, मस्जिदें सरकारी नियंत्रण से बाहर हो। अब देखिए, जो मस्जिदों पर अगर सरकारी नियंत्रण हटा लिया जाता है तो आप भी समझ सकते हो तो ये किस प्रकार की जो गतिविधियां कर सकते हैं, किस प्रकार से जो दंगे हो सकते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ सकती है। तो आप समझ सकते हो इन बातों को। तो मैं आपको जो मांगे हैं बताऊं। अब बात आती है आंदोलन के नेता। तो आंदोलन के नेता यहाँ पर बनते हैं यासीन खान, ठीक है। यासीन खान, तीन लोग हैं, मैं नाम लिखने की कोशिश करूंगा। यासीन खान और जो एक लोग यानी दो लोग और हैं, यानी मोहम्मद अली जो अलवर का था और जो सैयद भीख नारंग जो अंबाला का था। तो ठीक है, देखिए जो यासीन खान है इसका थोड़ा ध्यान रखना। अपन यासीन खान की अभी आगे और बात करेंगे। यासीन खान यानी बातचीत करने से मना कर देता जो जांच समिति वालों से, ठीक है। तो यासीन खान, सैयद भीख नारंग, ठीक है। सैयद भीख नारंग और एक मोहम्मद अली जो इधर अलवर का था। मोहम्मद अली के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ये था अलवर का। सैयद भीख नारंग जो अंबाला का था और जो यासीन खान था ये गुड़गांव का था, ठीक है। यहां तक बात हो जाती है। इन नेताओं ने जो किशनगढ़ के नाजिम पर हमला करने की कोशिश की थी। अपन किशनगढ़ की बात की है यहां पर। तो किशनगढ़ का कोई नाजिम था, तो किशनगढ़ के नाजिम पर हमला करने की कोशिश करते हैं यासीन खान, सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली, ठीक है। कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। इसके बाद में राजा पर दबाव आता है, लोड आता है, सरकार पर लोड आता है। सरकार ने एक आयोग बनाया, राजा ने एक आयोग बनाया। इस जो आयोग के सदस्य बनाए जाते हैं दुर्जन सिंह, गजनाफर अली और एक जो सदस्य था गणेशी लाल।
देखिए जो नाम है समझने की कोशिश करना, ये अलग है इधर राजा दबाव में आता है भाई, जो इन लोगों ने किशनगढ़ के नजीब पर जो अटैक करने की कोशिश की, जो राजा पर दबाव आया, राजा को लगा कुछ भी हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, तो राजा एक आयोग बनाता है। उस आयोग के जो सदस्य थे दुर्जन सिंह, गणेशी लाल और गजनाफर अली थे। अब बात आती है यासीन खान की, जो मैं पेंडिंग रखा था बात को। यासीन खान कहता है कि अपन इनके जो आयोग का बहिष्कार करेंगे, इनके जो आयोग है, ये आयोग वाले अपने से बातचीत करने आएंगे, अपन इनसे बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, अपन न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। तो यासीन खान जो गुड़गांव वाला था, राजा के आयोग से बात करने से मना कर देता है, यानी कि इस आयोग का बहिष्कार कर देता है, ठीक है। ये बात हो चुकी है। अब अंग्रेज कुछ इस प्रकार की जो गतिविधि या एक अलग ही ताक में बैठे हुए थे। अंग्रेजों को लग रहा था भाई अपन जय सिंह को किस प्रकार से यहाँ पर हटाए। तो अंग्रेज और जय सिंह के बीच में मतभेद होते हैं। अपन पहले भी जय सिंह के बारे में बात कर चुके हैं कि ये समाज सेवी टाइप का बंदा था, समाज सुधार कर रहा था, समाज सुधारक के रूप में बड़े नामों में इनका नाम ले सकते हैं जय सिंह का। जैसे नुक्ता प्रथा बंद कर रहा था, हिंदी को जैसे वहां की राष्ट्रभाषा बना रहा था, सनातन कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज और जो बनारस हिंदू कॉलेज और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन जो यूनिवर्सिटीज के लिए, इन कॉलेज के लिए आर्थिक सहायता दे रहा था। तो इस प्रकार से नाम फेमस हो रहा था जय सिंह का। अंग्रेजों को गलत लग रहा था, नागवार गुजर रहा था, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए यार, इतना हेवी नहीं होना चाहिए। अब अंग्रेज इससे दांत किटकिटा रहे थे। अल्लूर महाराजा जय सिंह की अंग्रेजों से आपसी मतभेद हो गए थे, मतभेद हो रहे थे। अब बात आती है कि 1933 में तिजारा में दंगे होते हैं। 1933 के जो तिजारा दंगों में अंग्रेज इस प्रकार का आरोप लगाते हैं जय सिंह पर कि आपसे प्रशासन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है अलवर का, या आपसे जो यहाँ का जो भी प्रशासन है ये नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जय सिंह के ऊपर इस प्रकार का जो प्रशासन संबंधी आरोप लगाया जाता है, अंग्रेज जय सिंह को हटा देते हैं और जय सिंह की जगह यहाँ पर तेज सिंह को राजा बना दिया जाता है, ठीक है। तो अपन पहले भी बात कर चुके जब अलवर का इतिहास पढ़ रहे थे, राजवंश पढ़ रहे थे। अब इसके बाद में तिजारा दंगों के बाद या 1933 में तिजारा दंगों के बाद ये जो जय सिंह था ये पेरिस चला जाता है। कालांतर में पेरिस में ही जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज कहते हैं कि भाई अब हम सुधार करेंगे अलवर में, ठीक है। तो मेवात ने अलवर में विशेष अधिकारी लगा दिए, यानी अंग्रेजों ने मेवात में विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिए या अपॉइंट कर दिए। अब उनमें बात करते हैं कि भाई जो अंग्रेज कहते हैं इन अधिकारियों के द्वारा हम यहाँ पर सुधार करेंगे। लगानों में कमी कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा, भाई लगान जो टैक्स है, जो कर है वो कम लेंगे। इसके बाद में और जो आयात में भी कमी कर दी गई थी, और जो रोध जो मैं आपको बता रहा था जो आरक्षित क्षेत्र था इसमें भी कमी कर दी गई थी या अंग्रेजों के द्वारा। भाई जो जय सिंह को ही भेज दिया गया, जो पेरिस भेज दिया गया, जो जंगली सूअर होगा शिकार कौन करेगा, शिकार करने वाला तो बाहर गया बंदा, पेरिस गया। तो रोध में कमी कर दी गई, यानी बोले तो आरक्षित क्षेत्रों में जो कमी कर दी गई, आयात में कमी कर दी गई और लगान में कमी कर दी गई। फाइनली जो फिर आंदोलन है समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो भाई जो यानी सुधार कर दिए गए थे अंग्रेजों द्वारा, जो इनकी जो मांगी थी वो मान ली गई थी। तो फिर भाई क्या है, आंदोलन करके मजा थोड़ी ना था, किसी को भाई आंदोलन करे वहां पर टाइम खराब करे, तो यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो आज अपन बात की है अलवर क्षेत्र के या अलवर रियासत के आंदोलनों की। इनमें से भी मुख्य रूप से अपन बात किया है खालसा क्षेत्रों के आंदोलनों की। खालसा क्षेत्र में नीमू चना किसान आंदोलन होता है और एक जो ये मेव किसान आंदोलन होता है। अलवर में जागीरी क्षेत्र की भूमि मात्र 20% थी और जो खालसा क्षेत्र की भूमि ज्यादा थी, यहाँ तक कि 80% भूमि थी। तो यानी अलवर में खालसा क्षेत्र में आंदोलन होते हैं,
ठीक है। पहला जो अपन आंदोलन पढ़े थे अलवर में नीमू चना किसान आंदोलन पढ़े थे, उसके बाद में पढ़े थे मेऊ किसान आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ तक अपन बात कंप्लीट कर लिए हैं। अपन नेक्स्ट क्लास में और जो किसान आंदोलन बचे हैं उनकी अपन बात करेंगे, जैसे शेखावटी किसान आंदोलन है तो उनकी बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपन आंदोलन किसान आंदोलन है इनको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।